आज हम लोगों का टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हम लोगों ने चैप्टर में मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर कर लिया, बस हम लोगों का दो टॉपिक बचता है। वन इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड सेकेंड इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में करेंगे। तो एमओटी के बारे में देखो, पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि ये थ्योरी का एक्चुअल में क्यों इसको हमने डेवलप किया। तो देखो होता क्या है, एक्चुअल में हम लोग पहले एक थ्योरी बनाते हैं और उस पर कुछ मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं। जब तक हमारा सब कुछ रिजल्ट सही आता रहता है तब तक हम लोग नया थ्योरी नहीं बनाते। पर जब कोई हम लोगों को दिखता है कि कोई ऐसा केस जो हम लोग पुरानी थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए फिर अब वो कोई मान लो कोई नया केस आया और वो केस क्या हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन नहीं हो पाया, तो हम लोग फिर उस केस में क्या करते हैं कि पुरानी थ्योरी को यूज़ करना बंद कर देते हैं और फिर एक नया थ्योरी हम लोग डेवलप करते हैं। तो एमओटी एक्चुअल में ये केमिस्ट्री में करंट थ्योरी है, करंट में एक्चुअल में रिसर्च इसी पे चल रहा है। हम लोगों के लेवल पे बस इसमें स्टार्टिंग के 20 इलेक्ट्रॉन मीन्स 20 इलेक्ट्रॉन तक का बस सिलेबस में है हमारे, उससे ज़्यादा हमारे सिलेबस में है नहीं। करंट में इस टॉपिक पे ही थ्योरी मतलब रिसर्च चल रहा है। देखो ये ध्यान रखना कि हमारा जो साइंस है वो डेवलपिंग स्टेज में है। ऐसा मत सोचना कि भाई साइंस के बारे में मतलब कि हम जैसा मान लो कि महाभारत या रामायण में दिखाता है कि हम लोग पूजा कर रहे थे और भगवान ने आया आशीर्वाद दे लो बेटा साइंस, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, साइंस डेवलप हो रहा है। जैसे मान लो कि अभी कोरोना वायरस आया तो वैक्सीन डेवलप हो रहा मीन्स अभी हमारा साइंस डेवलपिंग स्टेज में है। तो कुछ मॉलिक्यूल हमको मिले जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो वैसे मॉलिक्यूल के लिए हम लोगों ने एक नया थ्योरी को डेवलप किया। मीन्स ये ध्यान रखना साइंस हमारा डेवलपिंग स्टेज में। अभी अगर मेरे से मतलब पूछा जाए पर्सनली, तो मतलब मेरे क्या मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों को यही लगता है कि अभी हमारा साइंस क्या है, अंडर डेवलप है। मतलब अभी हम लोगों को बहुत चीज़ें नहीं पता है, तो अभी हम लोग डेवलप करें। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो देख लो कोरोना वायरस ही है। वायरस आए, आप समझ लो कि नियरली पूरे वर्ल्ड में जनवरी से इफेक्ट कर रहा है और अगस्त आ गया, नियरली 8 मंथ्स कंप्लीट हो गए और अभी भी देखो वैक्सीन मतलब क्लियरली नहीं पता है कि वैक्सीन आया है कि नहीं आया है। कुछ लोग क्लेम करते हैं रसिया ने बना लिया, मतलब वो क्लियर नहीं है अभी भी। तो सोचो हम लोग कितने बैकवर्ड है कि एक मतलब डिजीज, मतलब एक ऐसा डिजीज जिससे पूरा वर्ल्ड परेशान है और हम लोग उसके लिए मतलब इतना जी जान से लगे हुए हैं, पूरा मतलब सब कुछ छोड़ के सिर्फ वैक्सीन को बनाने के पीछे लगे, तब भी 8 मंथ में नहीं बना पाए। सोचो 8 मंथ्स में भी हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए, तो हम लोग इतने बैकवर्ड है अभी भी। तो साइंस तो अभी हम लोग बहुत बैकवर्ड है। तो मतलब डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग स्टेज। ये मत सोचना कि भाई मतलब कुछ लोगों को लगता है सर ये पता कि नहीं वो पता कि नहीं, अरे भाई साइंस डेवलप हो रहा है। ठीक है, वो कोई मूवी नहीं चल रही है या कोई भगवान नहीं आके आशीर्वाद दे लो बेटा साइंस हो गया, डेवलपमेंट चल रहा है। तो पुरानी थ्योरी से कुछ मॉलिक्यूल एक्सप्लेन नहीं हो पाए, तो हम लोगों को कुछ नए थ्योरी का यूज़ करना पड़ा, जिसमें से एक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। करंट में मतलब इस समय करंट टाइम पे केमिस्ट्री में जो मोस्ट ऑफ द रिसर्च हो रहा है मॉलिक्यूल पे या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे जो भी, तो उसमें इस थ्योरी का काफ़ी यूज़ होता है। तो पहले समझते कि क्या इसमें दिक्कतें हैं। तो देखो है क्या, एक टाइम आप लोगों को मैंने बताया था पैरामैग्नेटिक एंड डाईमैग्नेटिक। पैरा एंड डाया, देखो मैं लिख देता हूं। पैरामैग्नेटिक क्या होता है भाई, पैरामैग्नेटिक वो होता है जिसमें अनपेयर्ड, जिसमें क्या होता था याद करो, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो होता था। जहां पे क्या होता है, जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा, वो होता है पैरामैग्नेटिक। दूसरा क्या होता है डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो यहां पे क्या होता है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो हमको ये पता था कि डायमैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है और पैरामैग्नेटिक का क्या होता है कि मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो होता है। तो हम लोगों ने क्या है कुछ गैस का स्टडी किया। देखो मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब ये होता है कि वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या फिर वो पर्टिकुलर, अगर मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो है तो वो स्पीसीज वो मॉलिक्यूल क्या होगा, उसका मतलब आपका उसमें कोई ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड से वो अफेक्ट होगा। ठीक है, कई बार मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट भी कर सकता है, अपोज भी कर सकता है, मीन्स वो मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होगा, ये इसका मतलब है।
मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा मेटल मैग्नेट की तरफ चिपकते हैं, कई बार मेटल नहीं चिपकते हैं, तो वो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो इसी से डिसाइड होता है, मैग्नेटिक मोमेंट से। तो अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? नॉन जीरो। अगर मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो है तो मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होगा। अब अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी, उससे मतलब नहीं, पर मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होगा। अभी हमारा फोकस है कि अफेक्ट होगा, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, एक माने थे रूम, माने थे कंटेनर लिया, उसमें हाइड्रोजन गैस को रखा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो हाइड्रोजन गैस आराम से घूम रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं। मतलब मान लो आपने इस रूम में हाइड्रोजन गैस फिल कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड, अरे भाई मैग्नेट लगा दिया हर साइड, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट से जो फील्ड बनता है मैग्नेटिक फील्ड, हाइड्रोजन तब को घूम रहा है, तब भी कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसको, कोई फर्क ही नहीं पड़ा आपने मैग्नेट लगाया कि नहीं लगाया, आराम से घूम रहा है वो, ठीक है। हमने मान लेते हैं हीलियम गैस लिया, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने मान लेते हैं कि नाइट्रोजन गैस लिया, फिर से मैग्नेटिक फील्ड लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो आराम से जैसे जैसे बिना मैग्नेट के घूम रहा था आराम से, वैसे अब वो घूम रहा है मैग्नेट के साथ, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर ऐसे और भी गैसेस लिए गए, पर हमने एक बार क्या लिया, उसमें लिया ऑक्सीजन गैस। जब ऑक्सीजन गैस को हमने मतलब मैग्नेट थे भाई रूम में, अब हमने ऑक्सीजन गैस को फिल कर दिया, और जैसे ऑक्सीजन गैस को फिल किया तो देखा कि ऑक्सीजन गैस क्या मैग्नेट की तरफ घूमने लग गए। मतलब जहां मैग्नेटिक फील्ड थे, कोई इधर जा रहा है कोई इधर, मतलब मैग्नेट की तरफ जाने लग गए, मतलब सब अट्रैक्ट होने लगे मैग्नेट की तरफ। मतलब जैसे ही हमने मानते ये मैग्नेट है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस को रखा, तो वो मतलब जो जिसके पास इधर वाला इधर जाने लग गया, इधर जाने लग गया। तो हमने क्या देखा कि जो ऑक्सीजन गैस है वो मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट हो रहा था। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर ऑक्सीजन गैस डायमैग्नेटिक है तब तो मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, और हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से तो भाई वो डायमैग्नेटिक था, तो मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, पर वो मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट हो रहा था। सबका दिमाग चकरा गया, ये क्या हो गया। देखो हाइड्रोजन गैस को कुछ फर्क नहीं पड़ा, आराम से घूम रहा है। मतलब अरे भाई होता गैस का कैसा मूवमेंट होगा, अरे गैस का मूवमेंट रैंडम, मतलब रैंडम जिग जैग मोशन, मतलब एक रूम में गैस रुक दो, कोई इधर ऐसे घूमते रहते, जिग जैग मोशन। नाइट्रोजन गैस को भी रखा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑक्सीजन गैस को रखा, मैग्नेटिक फील्ड लगाया, सब एक के डायरेक्शन में घूमने लग गए, तो मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या हुआ, अफेक्ट हो गए। तो मतलब ऑक्सीजन में कुछ ऐसा था जो हमको अभी तक नहीं पता था, कुछ नया मिस्ट्री। तो भाई जब कुछ नया आता है जो पुरानी थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाता, फिर नया थ्योरी आता है। एमओटी में बता देता हूँ, करंट टाइम पे आपका अब इस पे रिसर्च चल रहा है, हम लोगों के सिलेबस में 20 इलेक्ट्रॉन तक है। मैं थ्योरी को स्टार्ट करने के पहले आपको देखो एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाओगे इस थ्योरी में, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो आप कई बार फील करोगे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत ज़्यादा आपको फीलिंग आएगा कि सर ये समझ में थोड़ा सा कम आ रहा है कि एक्चुअल में है क्या। और मैंने आपको पहले से बताया कि आपका जो भी नज़र होना चाहिए वो अर्जुन की होनी चाहिए, टारगेट पे फोकस करना है, बाकी इधर उधर रिसर्च में नहीं घुसना है। भाई करंट में इस पर रिसर्च चल रहा है, मैं जो बताने जाऊँगा, मतलब मैं जो इस थ्योरी में बताऊँगा उसके बाहर क्वेश्चन ना आपको जेई मेन में आएगा, ना सीईटी में आएगा, ना नीट में आएगा, ना ही जेई एडवांस में, गारंटेड। मैं जो बताऊंगा उसके बाहर क्वेश्चन जेई एडवांस में नहीं आएगा। इसको करने का मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, उस ट्रिक को फॉलो करोगे उसके बाहर क्वेश्चन एडवांस में भी नहीं आएगा, गारंटेड है ये। हाँ, क्योंकि हमारे में सिलेबस लिमिटेड है, उससे ज़्यादा पूछ ही नहीं सकते। अरे भाई जब मतलब इस पे रिसर्च चल रहा है, जब पहले से पता है कि यही सिलेबस है, इसके बाद आ ही नहीं सकता, तो कुछ पूछ ही नहीं सकते वो। अब आप उसमें ज़्यादा दिमाग लगाओगे, कुछ इसमें टर्म आएंगे तो फिर आप कंफ्यूज होगे। मैं जो बता रहा हूँ उसको चुपचाप फॉलो करो। आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है जो एग्जाम में आ रखा है, जो बुकलेट में आपके है, कहीं से भी जो भी लगाना चाहो लगा लेना, सब बन जाएगा, गारंटेड सब बन जाएगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा इसमें क्या है, मैंने बताया डेवलपिंग स्टेज पे है, पूरा डेवलप नहीं हो तो आप हो सकता है कई बार बोलो कि सर ये स्पेशल टर्म समझ में नहीं आया। कोई जरूरत नहीं भाई समझने की, जो मैं बता रहा हूँ चुपचाप फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो मैं बताऊंगा उसके बाहर गारंटेड जे एडवांस में भी नहीं आएगा, एकदम कंफर्म। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है। बहुत इसमें कहानी मैंने सुना दी, अब थ्योरी को समझने का टाइम आ गया। हम लोगों ने पहले देखो क्या बोला, पहले समझो सीक्वेंस में जाओ। सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर, उसने बोला एक अनपेयर्ड दूसरे अनपेयर्ड से मिलता है, बॉन्डिंग कर लेता है, हो जाता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से मिलता है
फिर आया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड ने कहा एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से मिलता है, बॉन्डिंग हो जाता है। फिर आया हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन में क्या बोला? हाइब्रिडेशन में बोला कि भाई प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं मिलते, हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं और वो आपस में मिक्स करते हैं। ठीक है, अब ये थ्योरी और ले हाई लेवल पे, इसने कहा कि ना प्योर ऑर्बिटल मिलता है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलता है। इसने बोला कि एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं मिलता है। इसने बोला कि मतलब ना प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल मिलता है, भाई पहले तो वही था ना, और ना प्योर हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते। इसने बोला कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं। तो क्या होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अभी समझते हैं। तो इसमें नीचे लिखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटॉमिक ऑर्बिटल डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल? प्योर भी और हाइब्रिड भी, दोनों नहीं करते। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, आप लिखना चाहते हो लिख लो, बोथ प्योर एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों पार्टिसिपेट नहीं करते। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मैं रिपीट करता हूं मैंने क्या बोला, एटॉमिक ऑर्बिटल डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, आगे लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो कौन पार्टिसिपेट करता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसमें नीचे लिखो ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स विथ ईच अदर एंड फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, फिर इसमें नीचे लिखो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी और नियरली सेम एनर्जी इंटरमिक्स विथ ईच अदर। कौन मिक्स होगा? एटॉमिक ऑर्बिटल जिनका एनर्जी सेम होगा या फिर जिनका एनर्जी नियरली सेम होगा। ठीक है, तो वो मिक्स होंगे और क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलाओगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ऑर्बिटल कंजर्व होगा। जैसे हाइब्रिड में था, हाइब्रिड में क्या था, 3 को मिलाया तो 3 बनाते थे, 4 को मिलाया तो 4 बनाते थे। तो यहां भी सेम, जितने मिलेंगे उतने बनेंगे। तो इसमें नीचे लिखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड, दैट इज टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो होते हैं वो हमेशा भाई कंजर्व होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भाई इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, वो हमेशा कंजर्व होंगे, वो चेंज नहीं होते। एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं और वो क्या फॉर्म करते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। ठीक है, आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इसमें क्या है समझते हैं। ठीक है, इसको समझने के पहले कुछ वेव समझते हैं। वेव के बारे में देखो, अरे याद करो सबसे पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वेव SPDF, वो वेव साई को सॉल्व करके आया था वो। तो ये थ्योरी कुछ मतलब इलेक्ट्रॉन की वेव वाली प्रॉपर्टी से इंस्पायर है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो वेव प्रॉपर्टी से इंस्पायर है। वेव के बारे में क्लास 9th में साउंड वेव में पढ़ाया गया होगा, क्लास 9 में फिजिक्स में साउंड वेव में रहा होगा। आपको मान लेते हैं आता होगा, थोड़ा बहुत तो आता ही होगा, और नहीं आता है तो क्लास 11th के लास्ट में आपको आएगा ये चैप्टर। हम लोग बस थोड़ा सा मैं लिखने जा रहा, थोड़ा सा बेसिक जो आपको पता होगा, मतलब मैं कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं लिखने जा रहा। तो देखो होता क्या वेव के बारे में। एक ये वेव है A और एक दूसरा वेव है B। ठीक है, ये समझ लो कि दो दोस्त हैं, या फिर समझ लो, आप ऐसे समझ लो, ये समझ लो हस्बैंड है, ये समझ लो वाइफ है। मान लो एक मतलब लोगों के मैरिज हो, हस्बैंड वाइफ। ठीक है, दोनों के थॉट सेम है, ये जैसा सोच रहा था वैसे ये भी, मतलब दोनों के थॉट सेम है, दोनों में सब कुछ सेम थॉट सेम प्रोसीजर चल रहा है, दोनों में मतलब अच्छा मिलन है, मतलब कि कंपेटेबिलिटी समझ लो, सब कुछ अच्छा है, दोनों के थॉट सेम है। अगर दोनों में सब कुछ सेम होता है, मतलब एक मैरिज हुआ, मान लेते हैं हस्बैंड वाइफ में सब कुछ सेम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों का जो रिजल्ट आएगा कंस्ट्रक्टिव, मीन्स दोनों की लाइफ हैप्पी चल रही, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मतलब होता है ना ये
कि अगर एक इंसान को सक्सेसफुल होना है तो पता होगा ना कि उसकी मैरिड लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए। या समझ लो कोई फ्रेंडशिप समझ लो कि दो लोगों में फ्रेंडशिप अच्छी तभी चलेगी दोस्ती जब दोनों में क्या होगा कि थॉट सेम है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक बहुत पढ़ाई करता है और एक दिन भर घूमता रहता है आवारा की तरह, तो उनमें फ्रेंडशिप नहीं होती। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में फ्रेंडशिप पढ़ने वालों के पढ़ने वाले के साथ और घूमने वाले के घूमने वाले के साथ होती है। ठीक है, एक ही जैसे थॉट वाले लोगों की फ्रेंडशिप होती है। तो दोनों आपस में मिल गए। अरे भाई, दो लोगों को मिलाना है, रिजल्टेंट करना है, और इससे मिलके मतलब दोनों के थॉट मिल गए और फिर ये बना। दोनों को थॉट मिल गए तो ये क्या है, ये आपके पास भाई a प्लस बी। दिस इज कंस्ट्रक्टिव वेव। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव वेव मीन्स अगर दो लोगों के मतलब थॉट एक जैसे होते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो कंस्ट्रक्टिव होता है। अरे जैसे मान लो कि हस्बैंड वाइफ में मान लो मैरिज मतलब भाई मतलब दो लोगों का मैरिज हुआ, एक हस्बैंड एक वाइफ मान लेते हैं, दोनों का थॉट मान लो सेम है तो अच्छी है, मतलब मैरिड लाइफ होगी, खुश होंगे, बच्चे भी खुश रहेंगे, घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, सब कुछ, इंसान भी प्रोग्रेस करेगा, वाइफ भी प्रोग्रेस करेगा, सब कुछ अच्छा अच्छा चलेगा, कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, दिस इज कंस्ट्रक्टिव। ये कब होगा, जब दोनों के थॉट सेम होंगे। पर रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी ना होता है। रियल लाइफ में तो डिस्ट्रक्शन भी होता है। मान लो हस्बैंड मतलब मान लेते हैं कि हस्बैंड बहुत सीधा साधा है, हस्बैंड थोड़ा धार्मिक है, मतलब थॉट उल्टे भी हो सकते हैं। पर मान लो हस्बैंड जैसे मान लो कि सपोज करो धार्मिक टाइप है, जैसे मान लो आज गणपति, तो हस्बैंड बोलता है कि नहीं पूजा करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, वाइफ बोलती है अरे नहीं नहीं सब फालतू काम है। अब दो लोगों के थॉट, कोई पूजा करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता, दोनों में टकराव हो रहा है, इसी पे लड़ाई चल रही। सुबह से पता चला लड़ाई चालू है, रात तक लड़ाई चल रही, रोज लड़ाई चल रही है। मान लो किसी भी चीज़ को लेके कोई कहता है कि भाई मान लो कोई भी सब्जी, मान लो कोई कहता है कि भाई घर में बैगन बनेगा, कहते हैं, और दूसरा कहता है मुझे बैगन नहीं खाना, भिंडी बनेगी, लड़ाई चल रही है, इसी बात पे लड़ाई चल रही है। कोई मान लो चिकन खाना चाहता है, वो दूसरा नहीं खाना चाहता है, दूसरा कहता है ना चिकन ना अंडा, उस पर लड़ाई चल रही है। तो ये डिस्ट्रक्शन, किसी भी बात पर लड़ाई हो सकती है भाई, किसी भी बात पे। तो अगर दो लोगों के थॉट नहीं मिलते तब होगा डिस्ट्रक्शन, तब होगा तबाही। तो ये सेकंड केस। तो सेकंड केस क्या हो सकता है, तबाही वाला। देखो क्या हो सकता है, मान लो बी के थॉट भाई ए के उल्टे, मतलब ए जो बोलेगा बी उसका उल्टा। अगर ए ने बोला कि पूजा करनी, तो बी बोलेगा भाई पूजा वूजा नहीं करनी, सब फालतू काम है। ए बोलेगा कि भाई ये मतलब मान लेते हैं ए ने बोला कि चने की दाल खाना है, तो बी बोलेगा अरहर की दाल, मतलब चने की दाल नहीं खाना है, कोई दूसरी दाल, मूंग की दाल खाना है, बोलेगा खराब है वो। तो ए जो बोलेगा बी उसका उल्टा करेगा। ए बोलेगा चिकन खाना है, बी बोलेगा नहीं नहीं चिकन उकन सब गलत चीजें, पाप होता है। तो रिवर्स काम। अगर दोनों के थॉट उल्टे हो गए तब क्या होगा, तबाही। तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव। तो आपके पास क्या होगा, देखो इनमें से कोई ना कोई तो रिजल्टेंट बचेगा। अगर देखो दोनों सेम हो गए, मान लो दोनों का सेम हो गया तो नेट रिजल्टेंट 0 आएगा। पर मान लो अगर दोनों में से कोई स्ट्रांग हो गया तो उसकी तरफ आ जाएगा। मान लेते बी थोड़ा स्ट्रांग है तो थोड़ा सा बच गया डिस्ट्रक्टिव के बाद। अरे भाई कौन बचेगा, वो तो डिपेंड करेगा कौन बड़ा है कौन छोटा। ए बड़ा होता तो ए की तरफ मिल जाता। तो ये क्या है, दिस इज डिस्ट्रक्टिव वेव। एक दूसरे को तबाह कर रहे, जैसे नहीं तो दुश्मनी में कि एक दूसरे को बर्बाद करने के पीछे लगे, तो वैसा ही बर्बाद कर रहे एक दूसरे को, तो डिस्ट्रक्टिव। तो इसमें भाई ए प्लस बी ही है, पर दोनों के थॉट अपोजिट थे। ठीक है, तो मतलब दोनों के थॉट अपोजिट है तो ऐसा रिजल्टेंट आता है। तो मतलब होता क्या है कि जैसे मान लो इसका प्लस था और यहाँ पे इसका माइनस, और यहाँ इसका माइनस था इसका प्लस, अगर आपने उल्टे थॉट के मिला दिए तो लाइफ में डिस्ट्रक्शन होता है। तो ऐसा ही रियल लाइफ में होता है। दो सेम थॉट वाले लोगों को मिला होगा, दो सेम थॉट लोगों में दोस्ती होगी तो बहुत आगे जाएंगे। अपोजिट लोगों का होगा दोस्ती तो दोनों बर्बाद होंगे और कुछ नहीं होता। ये एक्चुअल में फैक्ट है। ठीक है यार, तो यही सेम हम लोग कॉन्सेप्ट अब लगाएंगे ऑर्बिटल में। तो देखो जो ऑर्बिटल जो कह रहे थे वो यही था, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाओगे। मैंने वेव क्यों बताया भाई, क्योंकि मैंने बताया इलेक्ट्रॉन की जो थ्योरी वो वेव वाले से इंस्पायर एक्चुअल में। अगर आप दो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाते हो, अगर आप दो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलाते हो, दोनों अगर एक ही जैसे हैं तो उनका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो बनेगा कंस्ट्रक्टिव, उसको बोलेंगे बॉन्डिंग, उनमें बॉन्डिंग होगी, दोस्ती होगी, बॉन्डिंग। और अगर दो अपोजिट वालों को मिलाओगे तो मान लो ऐसे समझो
सपोज करो दो है, अरे देखो बॉन्डिंग समझो है क्या, आप रियल लाइफ से समझो, हस्बैंड वाइफ दोनों के सेम थॉट है, मैरिड किया, बॉन्डिंग अच्छी है, खुश रहेंगे, सेम थॉट। मान लो हस्बैंड वाइफ थॉट बिल्कुल भी मतलब मिलते नहीं है, घर में रहेंगे तो पर एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर बस चले, मतलब अगर मान लो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होता है, देखो डेमोक्रेटिक कंट्री तो आप क्राइम नहीं कर सकते, अगर इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होता मान लो, तो हो सकता है एक दूसरे को गोली भी मार देते, मतलब एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे। तो मान लो हस्बैंड और वाइफ दोनों को थॉट नहीं मिल रहे हैं, मतलब एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, तो उनमें क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग। इसको क्योंकि मैं इसलिए ये समझा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं लिख दूंगा एंटी बॉन्डिंग तो सर पूछते सर एंटी बॉन्डिंग क्या है। अरे भाई एंटी बॉन्डिंग का मतलब है अनस्टेबल स्टेट। अगर आपने दो ऑर्बिटल को मिलाया जिनके क्या है वेव अपोजिट थे, मतलब जहां पे डिस्ट्रक्शन हुआ, तो उससे जो ऑर्बिटल बनेगा वो कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है? देखो जब आप ऑर्बिटल को मिलाओगे तो बॉन्डिंग भी बनेगा और साथ में एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा। एंटी बॉन्डिंग का मतलब होता है कि बॉन्डिंग का उल्टा, उनमें बन ही नहीं रहा, उनमें लड़ाई हो रही है, तो उनमें एनर्जी क्या है, ज्यादा है, वो है एंटी बॉन्डिंग। समझ में आपको आ रहा होगा? रियल लाइफ से सोचो, अरे दो लोगों में नहीं बनती, शकल पसंद नहीं है हस्बैंड वाइफ की, अलग अलग कमरे में है, मतलब अगर आमने सामने आ जाए तो गोली मार दे, हो सकता है ऐसा, तो वैसा स्टेज एंटी बॉन्डिंग, मतलब बिल्कुल भी नहीं बन रही दोनों में। तो वही सेम जिनको मिक्स करेंगे, मैंने पहले से बोला कि उनकी एनर्जी सेम या नियरली सेम, वैसे नियरली मतलब सेम ही लेते हैं हम लोग, मतलब तो देखो क्या होता है, पहले आप समझ लो। 1s को 1s से मिलाएंगे, ठीक है, तो दो ऑर्बिटल बनेंगे, एक होगा बॉन्डिंग, एक होगा एंटी बॉन्डिंग। एक बात को ध्यान रखना है, जिसकी एनर्जी कम, जिसकी एनर्जी कम उसकी एनर्जी मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा वो क्या होगा, बॉन्डिंग। अरे भाई कौन सा, अगर मान लो अगर दो लोगों में नहीं बनता तो उनमें घर स्टेबल होगा कि अनस्टेबल, उसमें डिवोर्स हो जाता है ना, तो वही सेम। और जिनमें बनता है तो वहां तो सब अच्छा चलेगा। तो किसमें एनर्जी कम, जिसमें स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है, और जहां एनर्जी ज्यादा तो वहां पे अनस्टेबिलिटी, मतलब वहां पे स्टेबिलिटी कम होगी, वो अनस्टेबल होगा। तो इसमें मिक्स हो गया, तो देखो मिक्स होने पे क्या होगा, एक में अच्छा ओवरलैपिंग हो गया, अच्छा ओवरलैपिंग, दिस इज बॉन्डिंग, ठीक है। इसको देखो लिखते कैसे, एस जो होता है एस ऑर्बिटल वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और बॉन्डिंग है तो इसको हम लोग लिखते हैं दिस इज सिग्मा 1s, ये लिखने का तरीका होगा, ठीक है। दूसरा इसमें जो होगा, जैसे मान लेते हैं सेंटर पॉइंट था, एनर्जी का मेन लेवल, एक जितना स्टेबल होगा दूसरा उतना अनस्टेबल होगा, दूसरा वाला कुछ ऐसा होगा ये। तो ये क्या होगा, दिस इज सिग्मा स्टार 1s। स्टार क्यों, अरे भाई कुछ ना कुछ अलग है ना बताने के लिए। ये क्या है, दिस इज एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में एक दूसरे से दूर चले गए, मतलब नफरत है ना, ये एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाह रहे, इसलिए इलेक्ट्रॉन को देखो, पहले इलेक्ट्रॉन बीच में भी था, नफरत कर रहे तो बीच से भी पीछे भेज दिया, भाई पीछे चलो, मतलब पीछे शक्ल नहीं देखना चाहते, और बॉन्डिंग में अच्छे से ओवरलैपिंग होती है। तो मीन्स क्या है, इस थ्योरी में दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलता है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा जिनकी एनर्जी सेम है या नियरली सेम है, तो उससे क्या बनेगा, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक स्टेबल होगा जिसको बोलेंगे बॉन्डिंग, एक अनस्टेबल होगा जिसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग। अनस्टेबल मीन्स मोर एनर्जी, स्टेबल मीन्स एनर्जी मीन्स कैसे, क्योंकि दोनों का वेव है, अगर सेम वेव में ओवरलैपिंग हो जाता है सेम वेव में तो बॉन्डिंग होगा, अगर वेव अपोजिट है तब ओवरलैपिंग हुआ तो एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, समझ में आया। अब ऐसे 1s के लिए, अब ऐसे 2s के लिए एक बार डायग्राम पूरा ड्रॉ करेंगे, 2s, तो आप पूरा ड्रॉ करोगे पूरा, तो 2s के लिए सिग्मा 2s और ये 2s सेम रिपीट। अरे भाई s ऑर्बिटल में हमेशा क्या बनता है, s ऑर्बिटल में हमेशा क्या बनता है आपके पास, वही मतलब हमेशा बनता है आपका मतलब सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। p के लिए भी समझते हैं हम लोग, अभी समझते हैं, तो p के लिए करने के पहले थोड़ा डिटेल में भी करेंगे, ठीक है। तो उसमें मैं फिर से सबको लिखूंगा, अभी आप देखो फिर से, अभी मैं ढेर सारे ऑर्बिटल्स के डायग्राम में ड्रॉ करने जा रहा हूँ जितने आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पर इसको करने के पहले कुछ बातों को देखो ध्यान रखना है। सबसे पहले एक याद है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस,
जो ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग प्लेस होता है वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब देखो p में 3 ऑर्बिटल px py pz, तो सिग्मा बॉन्ड बनाने का मौका तो एक को ही मिलेगा, बाकी को क्या बनाना पड़ेगा, पाई बॉन्ड। तो हम लोग इस थ्योरी में ये मान के चलते कि जो जेड एक्सिस वो एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और जो सिग्मा बॉन्ड है वो यही बनेगा। तो इसमें नीचे लिखो इन दिस इट इज एज्यूम्ड दैट जेड एक्सिस इज internuclear axis, so sigma bond is formed by pz orbital, whereas px and py orbital form pi bond। ठीक है, और px और py, देखो px और py क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड, और आपके पास सिग्मा मतलब pz क्या बनेगा, pz बनाएगा आपके पास सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, pz बनाएगा सिग्मा बॉन्ड और मतलब pz बनाएगा सिग्मा बॉन्ड और बाकी दोनों क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की देखो फिलिंग अभी करते हैं, पर उसके पहले हम लोग क्या है कि सबके पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं भी आपको ऑर्बिटल्स के फॉर्म में डायग्राम तो नहीं दिखा रहा, पर मैं आपको देखो p वाले को ऑर्बिटल के फॉर्म में डायग्राम मैं उसको अलग से दिखाऊंगा। पहले आप एनर्जी के बारे में समझ लो उसको। देखो 2p को 2p से मिलाना है। ठीक है, तो क्या क्या होगा, px py और pz, px py pz। आपको पता है कि pz का pz से बॉन्डिंग होता है, px का px से, py का py से, तो हम लोग इसको कुछ पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अच्छा, सिग्मा और पाई में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, आप बोलोगे सिग्मा। तो भाई जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है स्टेबल है तो उसकी एनर्जी कम, ये ध्यान रखना एनर्जी कंजर्व है। तो जो स्टेबल हुआ मतलब कि सिग्मा 2pz जो स्टेबल हुआ तो उसका अनस्टेबल वाला ऊपर, सिग्मा स्टार 2pz। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, अरे स्टार यूज करेंगे एंटी बॉन्डिंग के लिए, एंटी बॉन्डिंग के लिए स्टार सिंबल यूज करना है। ठीक है, तो सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, पाई के लिए करेंगे, सो दिस विल बी क्या होगा, पाई 2px और ये क्या होगा इक्वल टू पाई 2py, और ये क्या होगा, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर होगा। देखो एनर्जी कंजर्व है, ये जितना नीचे जाएगा भाई ये इसको देखो pz को pz से मिलाना है। अगर एक की एनर्जी जितना कम होगा दूसरी की एनर्जी उतनी तो बढ़ेगी। px को px से मिलाना था, py को py से मिलाना था। ठीक है, अच्छा देखो ये भी पाई मतलब इक्वल टू, आप बोलोगे इक्वल टू क्यों किया भाई, दोनों की एनर्जी सेम है। इक्वल टू मीन सेम एनर्जी। देखो पता है आपको px और py की एनर्जी सेम होता है, ये भी पाई बना रहा है वो भी पाई, तो दोनों की एनर्जी सेम, तो इसलिए इक्वल टू बता दिया बस। तो जितना ये बॉन्डिंग उतना एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग पाई, सबके डायग्राम को समझते हैं, एक एक करके सबको समझेंगे। तो ठीक है, ये इसका एनर्जी का ऑर्डर होगा। तो एक काम करते हैं, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, फिर एक पॉइंट लिख लेते हैं, फिर डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अरे भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन को बनने का कितने का है, आपके सिलेबस में बस 20 तक है, आपके सिलेबस में ज़्यादा है ही नहीं, अप टू 20 इलेक्ट्रॉन ओनली। उससे ज़्यादा सिलेबस में नहीं पढ़ के क्या करोगे। सबसे कम एनर्जी किसका होता है, 1s का, तो देखो ऐसा लिखा था सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। भाई यही था सबसे पहले, ये इसका एनर्जी। अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पहले लो एनर्जी वाला फेल होगा, फिर हाई एनर्जी वाला फेल होगा। तो पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर क्या होगा सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, इसके आगे अरे भाई पाई 2pz और फिर मतलब सॉरी सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर होगा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, एंड लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ये इसका ऑर्डर है। अरे भाई एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2। अरे वो सब रूल वैलिड में भी लिखवाता हूँ। देखो
2 2 4 2 6 2 8, अरे सब 2 2 आएंगे ना, 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 हो गया। बस इतना है हमारे सिलेबस में, उससे ज़्यादा ना है ना पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो, ये लिख लो पहले, फिर नीचे लिखो, लिखो एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ओनली। कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम 2। वो तो पता है आपको, चाहे वो एटॉमिक ऑर्बिटल हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, चाहे वो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो, सबके लिए तो अच्छा बाकी जो थ्योरी क्वेश्चन आता अफबाउ प्रिंसिपल, क्या है वैलिड है? एकदम वैलिड है। पहले लो एनर्जी वाला फेल होगा, फिर हाई एनर्जी वाला फेल होगा, अफबाउ प्रिंसिपल वैलिड है। अच्छा पॉलिस का वैलिड है भाई? बिल्कुल वैलिड है। पॉली के हिसाब से एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, उनका स्पिन अपोजिट होना चाहिए भाई, वही करना है। तो जब भी फिल कराओगे स्पिन अपोजिट करेंगे, फिल करा के देख लेंगे। अच्छा हंस रूल क्या वैलिड है? हाँ भाई हंस रूल भी वैलिड है। जब 2 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी तो पहले सिंगल सिंगल फिलिंग करेंगे, फिर पेयरिंग करेंगे, सब रूल वैलिड है। तो नीचे लिखो इन दिस अफबाउ प्रिंसिपल, पॉली's exclusive principle and Hund's rule of multiplicity, all 3 are valid। तीनों वैलिड है, ठीक है, तीनों में कोई चेंज नहीं, तीनों के तीनों वैलिड है। अब कब कैसे वैलिड होगा आगे जब लिखेंगे तो समझ लेंगे, ठीक है। पहले डायग्राम बनाना सीखेंगे, पहले डायग्राम, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना और फिर आगे की चीजें, ठीक है। ज्यादा इसमें इमोशनल नहीं होने का कि सर एंटी बॉन्डिंग, मतलब बार बार बच्चे आके पूछते हैं सर एंटी बॉन्डिंग क्या? अरे भाई एंटी बॉन्डिंग बता दिया कि जहां पे, अरे वेव का टर्म में समझो, एक कंस्ट्रक्टिव मतलब एक ऊपर और एक नीचे, एक डिस्ट्रक्टिव मतलब दोनों जब मिलते हैं, मतलब 2 अपोजिट चीजें जब मिलती हैं जिनके थॉट सेम नहीं होते तो वो एंटी, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, वो है मतलब बॉन्डिंग नहीं करना भाई। बॉन्डिंग मतलब कि ओवरलैपिंग, दोस्ती नहीं। एंटी बॉन्डिंग मतलब दुश्मनी है, एंटी बॉन्डिंग मतलब दुश्मन है वो, ये इसका मतलब है। रियल लाइफ में होता है ना दुश्मन, भाई एंटी बॉन्डिंग मतलब दुश्मन है वो, थॉट नहीं मिलते बस। बाकी मैं जो बता रहा हूँ उसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप बस फॉलो करो, 100% क्वेश्चन करेक्ट होगा। देखो जेई एडवांस में अगर मैंने बोल दिया करेक्ट है तो जेई मेन और नीट किसके सामने कोई औकात नहीं, ठीक है, उसमें तो सही होना ही होना है। इसके बाहर क्वेश्चन तो मतलब आ ही नहीं सकता। मैं जो करवाऊंगा आपको आज की क्लास और अगली क्लास में, 2 क्लास में ये चैप्टर मतलब टॉपिक खत्म होगा, इसके बाहर तो एग्जाम में आएगा ही नहीं, गारंटेड नहीं आएगा, ये आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस से फिक्स है, ठीक है, तो आ ही नहीं सकता उसके बाहर क्योंकि आगे बहुत बड़े लेवल की चीज़ है, वो आ ही नहीं सकता है 11th 12th में, ठीक है। तो हम लोग अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अब नीचे लिखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। हम लोग कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, कुछ पहले की चीज़ें, कुछ अभी की चीज़ें, सब कुछ समझ के, मतलब पहले भी ऑर्बिटल के डायग्राम ड्रॉ करवाए थे पर फिर से अच्छे से करते हैं, मतलब कुछ चीज़ों को अपना पुराना नया सब मिला के करते हैं। देखो अब क्या है, अगर आपके पास है प्लस या फिर आपके पास है माइनस, अरे ये एस ऑर्बिटल है, एस और एस, अरे एस कोई भी ले सकते हो। देखो प्लस और माइनस ये चार्ज नहीं है, प्लस, मैं रिपीट करता हूं, प्लस और माइनस चार्ज नहीं, क्या है? अरे जब वेव को मिला रहे थे कंस्ट्रक्टिव में क्या था, ए का प्लस बी का प्लस मिलता है तभी तो कंस्ट्रक्टिव होता है, या फिर माइनस को मतलब प्लस को प्लस से मिलाते हैं। अरे भाई वेव मतलब वेव के टर्म में सोचना है, जब प्लस को प्लस से, अरे ए का प्लस वाला बी का प्लस वाला मिलता है तो कंस्ट्रक्टिव होता है, या ए का माइनस वाला बी का माइनस वाला, मतलब सेम जब मिलते हैं तब कंस्ट्रक्टिव होता है, चार्ज नहीं है, ठीक है। ये वेव का डायरेक्शन बताना चाह रहा है। अगर 2 वेव के डायरेक्शन सेम होते हैं तो इनका रिजल्टेंट कंस्ट्रक्टिव। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिखते हैं प्लस, अरे भाई प्लस प्लस मिल गए प्लस, तो ये सिग्मा 1s, ठीक है। कोई जरूरी नहीं प्लस प्लस को दिखाओ, माइनस माइनस भी हो सकता है, मतलब सेम थॉट होने चाहिए। चार्ज नहीं, मैं रिपीट करता हूँ बार बार, चार्ज नहीं। मेरे को बार बार लोग आके कहते हैं कि सर ये चार्ज, भाई चार्ज नहीं है, ये वेव का डायरेक्शन बता रहा है, सेम डायरेक्शन वाले मिले हैं, ठीक है। देखो होता क्या है, मतलब जब मैं शुरू में खुद पढ़ा था मुझको ये सब ज़्यादा थॉट तो आए नहीं थे,
मतलब मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, मैं तो बहुत क्लियरली समझ गया था। पर लोगों को पढ़ाते पढ़ाते लोग ऐसे ऐसे डाउट पूछते हैं कि मतलब समझ में आ जाता है कि भाई लोग ऐसा पूछते हैं, इसलिए मैं बार रिपीट करता रहता हूँ। वही एक्सपीरियंस होता है जो 9-10 सालों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस होता है, वो यही होता है। लोग बार बार तभी आके कहते हैं सर इस सेम चार्ज कैसे मिला दिया। भाई ये चार्ज नहीं है, वेव का डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन को मिलाए तो चलो बॉन्डिंग हुआ है, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, चार्ज नहीं है, ठीक है। अब 2 ऑर्बिटल को मिला रहे सेम मतलब आपके डायरेक्शन वाले, तो कोई बात नहीं। ये भी ऐसा भी हो सकता है, तो कोई बात नहीं, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, दिस इज बॉन्डिंग। तो अब पॉजिटिव भी दिखाओ नेगेटिव भी दिखाओ, बॉन्डिंग चलेगा, ठीक है, बॉन्डिंग होता है। अब एंटी बॉन्डिंग कैसे होगा देखो, एक प्लस होता और एक माइनस, मतलब एक का वेव ऊपर और एक का वेव नीचे वाला, तो दोनों के थॉट बिल्कुल नहीं मिलते हैं। अब दोनों को एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं है, दोनों एक दूसरे से पीछे मतलब दूर से दूर भागना चाहते हैं। तो क्या होगा, न्यूक्लियस एक ने अपना पीछे भगा दिया, बोला इलेक्ट्रॉन पीछे चलो, और दूसरे ने भी बोला इलेक्ट्रॉन दूर, कोई जरूरत नहीं दोस्ती करने की, ठीक है, दूर। ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग। तो अरे ये जो एक्सिस है इसको बोलते दिस इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। एक टर्म इसमें याद रखना है, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। चलो अच्छा एक टर्म और, पहले ये तो समझ लो। अच्छा ये जगह जो है, अच्छा ये देखो ये, अच्छा ये जो परपेंडिकुलर है, अच्छा ये जो जगह, अच्छा ये जगह खाली होगी, मतलब 2 न्यूक्लियस के बीच का ये जो जगह परपेंडिकुलर खाली होगा। अच्छा खाली जगह को क्या बोलते थे, नोड। याद है, कुछ नोड याद है जो पढ़ाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, भाई नोड है। तो जब एंटी बॉन्डिंग, अच्छा ये कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं सिग्मा स्टार 1s, मतलब सिग्मा स्टार अरे भाई s, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग। तो ये बीच की जगह नोड है, ठीक है, नोड। एक टर्म मैं बता देता हूं, आज तक कभी एग्जाम में नहीं पूछा पर पूछ सकता है, जे एडवांस में, ठीक है। मैंने आपको पहले से बोल दिया कि भाई जो मैं पढ़ाऊँ उसके बाहर नहीं आएगा। तो एक टर्म है जो कभी पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है, ठीक है। एक क्या होता है, जिरेड, और एक होता है अनजिरेड। एक्चुअल में इसका मीनिंग पता होगा तो आप कर लोगे, मीनिंग नहीं पता होता। ये क्या होता है, सिमेट्रिकल फ्रॉम सेंटर, ठीक है। जो सिमेट्रिकल होगा सेंटर से वो कहलाएगा जिरेड, और अनजिरेड क्या होता है, ये होता है अनसिमेट्रिकल फ्रॉम सेंटर। आपको सेंटर से देखना है, देखो यहां पे देखो सेंटर ये है, देखो सेंटर देखो ये है। अच्छा इधर देखो क्या है, इधर प्लस है, इधर अलग चल रहा है, इधर माइनस है। भाई प्लस माइनस अलग अलग है, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं अनजिरेड स्ट्रक्चर। आपको ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज अनजिरेड, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज जिरेड। तो जिरेड मतलब कि जो सेंटर से सिमेट्रिकल होगा, अनजिरेड मतलब जो सेंटर से अनसिमेट्रिकल होगा। सेंटर से इधर प्लस इधर माइनस, अलग अलग है, अनजिरेड, ठीक है। ये अनजिरेड, जो अनसिमेट्रिकल है वो अनजिरेड। देखो एक और समझो, अरे बॉन्डिंग वाला अभी करवाया था ना ये, अरे इधर भी प्लस था इधर भी प्लस, देखो अब देखो ये सेंटर, अरे सेंटर पॉइंट ये ना, ये सेंटर पॉइंट है, अरे ये तो न्यूक्लियस है, ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट इसके इधर उधर देखो सेम है, अरे पूरा सिमेट्रिक दिख रहा है ना, तो सिमेट्रिक दिखेगा तो क्या है, जिरेड। तो जो सेंटर सिमेट्रिक दिखेगा वो जिरेड, जो सेंटर से अनसिमेट्रिक दिखेगा वो अनजिरेड, ठीक है। मैं कुछ कहने के पहले कुछ करने के पहले कुछ चीज़ें मतलब क्लेरिफाई कर देता हूँ, क्योंकि मतलब बच्चे हो आप लोग और अपने से कुछ देखो, कोई चीज़ अगर बताया नहीं गया है तो उसको खुद से जनरलाइज नहीं करना है। अगर कोई चीज़ जनरलाइज होगा कि ऐसा ऐसा होगा तो मैं बता दूंगा, खुद से ऐसा है वैसा नहीं एज्यूम करना। अब होता क्या है, एक दो एग्जाम्पल बताने के बाद लोग ये सोचने लगते हैं कि एंटी बॉन्डिंग वाला अनजिरेड है, लोग सोचने लगते हैं कि एंटी बॉन्डिंग वाला अनजिरेड है और बॉन्डिंग वाला जिरेड है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं यहां लिख देता जिरेड मीन्स बॉन्डिंग और अनजिरेड मीन्स एंटी बॉन्डिंग। मैंने ऐसा नहीं लिखा, जब नहीं लिखा तो खुद से दिमाग लगा कर उसको जनरलाइज नहीं करना है। केमिस्ट्री में जहां पे खुद से कोई चीज दिमाग लगा के जनरलाइज किया तो 100% आपको -1 मिलेगा, 100%।
तो इसलिए कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ों को दिमाग लगा कर जनरलाइज बिल्कुल भी नहीं करना है, ये ध्यान रखना। अगर मान लो जीरेड वाला अगर हमेशा बॉन्डिंग होता तो मैं भाई लिख देता कि जीरेड मीन्स बॉन्डिंग, अनजीरेड मीन्स एंटी बॉन्डिंग। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने क्या बोला, जीरेड मीन्स सिमेट्रिकल फ्रॉम सेंटर, जो सेंटर से सिमेट्रिकल होगा वो जीरेड, और जो सेंटर से अनसिमेट्रिकल होगा वो अनजीरेड। ठीक है, कोई भी चीज अपने से दिमाग लगा के जनरलाइज नहीं करना, अदरवाइज केमिस्ट्री में आपको -1 ही मिलेगा, ये ध्यान रखना है। तो इसीलिए ज्यादा यहाँ पे दिमाग मत लगा देना, जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करना है, खुद से कोई भी चीज जनरलाइज बिल्कुल भी नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। जीरेड मीन्स सेंटर से सिमेट्रिकल, अनजीरेड मीन्स सेंटर से अनसिमेट्रिकल, बात खत्म हो गई। दोनों थ्योरी को मिलाने का ट्राई नहीं करना है। ठीक है, एस को समझ में आ गया, अब पी को चलो समझते हैं। पहले सिग्मा बॉन्ड वाले समझेंगे, सिग्मा प्लस माइनस, अरे भाई 2 ऑर्बिटल है ना ये, तो एक प्लस दिखाना है एक माइनस दिखाना है, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, अगर सेम थॉट वाले में ओवरलैपिंग हो गया तो इसको ऐसे दिखाते हैं, देखो ये न्यूक्लियस है ना ये, तो अच्छा ओवरलैपिंग हो गया तो पॉजिटिव। अच्छा, अरे चलो 2 प्लस का प्लस प्लस, और नेगेटिव वाला छोटा, अरे भाई वो तो ज़्यादा यूज नहीं, नेगेटिव। तो ये क्या है, दिस इज सिग्मा, बल्कि ये क्या होगा, ये बल्कि पीजेड होगा, मान लेते पीजेड और पीजेड। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपके पास होगा सिग्मा पीजेड। ठीक है, सिग्मा पीजेड, और ये कैसा बॉन्डिंग है। ठीक है, और अब देखो इसमें बात करो तो सेंटर से दोनों देखो सेम है, तो ये क्या जीरेड, देखो मैं लिख नहीं रहा, अब समझ लो जीरेड ही है। ठीक है, क्योंकि 2-3 के बाद लोग जनरलाइज कर देते, जनरलाइज मत करना बिल्कुल। सेंटर से देखो, सेंटर से इधर भी पहले न्यूक्लियस तक सेम आ रहा है, प्लस प्लस, और फिर आगे माइनस, इधर माइनस, दोनों साइड से सेम ही मिल रहा है, तो जीरेड स्ट्रक्चर सिग्मा मतलब ठीक है बॉन्डिंग। अब एंटी बॉन्डिंग ओवरलैपिंग अगर अपोजिट होती है, प्लस को माइनस से मिलाने का कोशिश किया आपने, अगर ऐसे कुछ मिलाने का ट्राई किया तब तो भाई दोनों क्या होंगे, शक्ल नहीं देखेंगे, दूर दूर हो जाएंगे, तो इसको छोटा करके पीछे भाग जाएगा, तो माइनस और प्लस, और ये भी इसको छोटा करके पीछे भाग जाएगा, तो प्लस माइनस। ठीक है, दिस इज सिग्मा, वही पी जेड सिग्मा स्टार बल्कि, और ये बीच का, अरे भाई ये बीच का स्पेस नोड, नोड खाली जगह कहलाएगा नोड, ये है नोड। अनजीरेड, अरे भाई इधर प्लस आता है इधर माइनस आता है, कहाँ से हमारा अनजीरेड। ठीक है, सिग्मा समझ में आ रही है इसमें, तो जब प्लस से प्लस मिलता है तो बॉन्डिंग होती है, जब प्लस से माइनस मिलता है तो एंटी बॉन्डिंग। प्लस और माइनस चार्ज बिल्कुल भी नहीं है, वेव के डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, पाई बॉन्ड, देखो जब प्लस से प्लस मिलेगा, अरे पाई बॉन्ड के लिए ऑर्बिटल पैरेलल चाहिए ना, तो इसको अच्छे से ऐसे दिखाते हैं, देखो ऐसे दिखाते हैं, ऐसे प्लस से प्लस मिल गया, अरे ऊपर वाले से ओवरलैपिंग कर लेते ना पाई में झुक के, और नीचे वाले से। ठीक है, तो ये क्या है, सिग्मा, अरे सॉरी पाई बॉन्डिंग, मतलब पाई पी। ठीक है, पी एक्स पी वाई जो भी होगा मतलब पाई बॉन्डिंग है, पी एक्स पी वाई कुछ भी करना चाहो, ये जो है मॉलिक्यूल बॉन्डिंग है, पर ये अनजीरेड है। देखो सेंटर से देखो, ऊपर जाने पे क्या, आपको मैंने कहा था सेंटर से सिमेट्रिकल, और सेंटर से ऊपर जाने पे क्या आता है प्लस, नीचे पे आता है माइनस, अलग अलग है ना। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था भाई बॉन्डिंग वाला जीरेड है, खुद से जनरलाइज मत करना, नहीं तो आपको खुद ही को -1 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जो बोला जा रहा है उसको ध्यान से समझना है, कोई भी थ्योरी खुद से जनरलाइज नहीं करना है केमिस्ट्री में, अदरवाइज आप पछताओगे, -1 मिलेगा। और देखो 9th 10th तक की पढ़ाई में क्या होता है कि कुछ भी लिख के आ जाओ, कुछ भी 4 में से 1 नंबर, अरे देखो 9th में क्या होता है, 10th में 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, आपने कुछ भी लिख दिया। 10th तक पढ़ाया क्या जाता है बच्चों को कि भाई कोई मान लो 10th का बोर्ड एग्जाम देने गए,
बोर्ड एग्जाम देने के पहले पेरेंट्स क्या बोलते हैं, कोई भी क्वेश्चन खाली छोड़ के मत आना, कुछ ना कुछ लिख के आना, ठीक है, आपके दिमाग में रहता है कुछ ना कुछ लिख के आना। एक मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ नहीं आ रहा तब भी कुछ ना कुछ लिख दिया कहानी, टीचर ने को दया आ गई 1 नंबर दे दिया, ठीक है। जहाँ पे क्या होगा, देखो जेई में या नीट में क्या होता है, 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, आपने को मान लो क्वेश्चन नहीं आता और कुछ ना कुछ करने लग गए, कुछ ना कुछ करने के चक्कर में आप 100% गलत टिक करोगे, 100% गलत टिक करोगे, और जहाँ गलत टिक किए तो मिलेगा -1। तो जेई वाले बोलते हैं कि अच्छा आ नहीं रहा था और पास तुमने ट्राई भी किया, लो -1। तो इसलिए जेई और नीट के केस में ज़्यादा होशियार बनने का ट्राई मत करना, नहीं आता चुपचाप छोड़ दो, जहाँ ट्राई कर लिए वहाँ पे मिलेगा -1। ये चीज़ ध्यान रखना कि आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो और जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाले वो टीचर है, और टीचर को पता है कि बच्चा कितना बेवकूफ़ और कहाँ गलती करता है, उनको सब पता होता है। आप ही मैं सोचो, जैसे मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सब पता होता है कि बच्चे को यहाँ ये दिक्कत होती है, यहाँ ये, तो वो भी जो पेपर बनाते हैं उनको भी सब पता होता है, वो तो मतलब मेरे से भी बहुत एक्सपीरियंस, बहुत मतलब आप समझ लो उनके सामने मैं कुछ भी नहीं, जो पेपर बनाते हैं उनके सामने, वो भी जे एडवांस कर रहे हैं, वो तो IIT प्रोफेसर, उनके सामने तो मेरी कोई औकात ही नहीं, समझ लो। तो वो उनको सब पता है कि बच्चा कहाँ फंसता है, क्या करता है वो और क्या सोचता है। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो चुपचाप छोड़ देने का, जहाँ दिमाग लगाया वहाँ मिलेगा -1। सिंपल सा लॉजिक है। इसलिए जहाँ पे बहुत एक पढ़ाते ना बचपन में, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, वो इसी के लिए, लिटिल नॉलेज में करोगे एग्जाम में तो -1, इसलिए पूरा पता होना चाहिए। जब कोई चीज़ नहीं बोला कि भाई जेरेड और बॉन्डिंग रिलेट नहीं करना तो क्यों रिलेट करोगे, लोग करते हैं, इसलिए मैं फिर से वार्निंग दे रहा हूँ, रिलेट नहीं करना है, नहीं पछताओगे, ठीक है। ये आपका यहाँ से देखो ऊपर प्लस इधर माइनस, कहीं सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा, तो ये अनजेरेड है, तो बॉन्डिंग होने के बावजूद भी ये अनजेरेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसका समझते हैं एंटी बॉन्डिंग वाला। भाई एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, मतलब उल्टे थॉट मिल गए, एक दूसरे की शक्ल देखना भी भाई पसंद नहीं करेंगे भैया। देखो ये इधर पीछे भाग गया, इधर पीछे आ गया, इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है, इधर चला गया माइनस, यहाँ आया प्लस, ठीक है, ऐसा होगा, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और ये क्या है, दिस इज पाई स्टार, मतलब पी मतलब एंटी बॉन्डिंग है ना, ये एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग। और ये स्ट्रक्चर एक जेरेड है। अरे देखो ये थोड़ा अलग है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है सब में, ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है। देखो सबसे पहले समझो, देखो सेंटर से, देखो सेंटर समझो, कहा था सेंटर सेम होना चाहिए, अच्छा सेंटर से ऊपर का कुछ मिलता है, नहीं मिलता है, सेंटर से नीचे का कुछ मिलता है, नहीं मिलता है, देखो अपोजिट जाना है, मतलब सेंटर से इधर गए न्यूक्लियस, इधर भी आए न्यूक्लियस, सेम है, अच्छा सेंटर से इधर गए, मतलब देखो ऐसा होगा ना, मान लो ये एंगल पे, मान लो ऐसा, इधर गए तो नेगेटिव, अपोजिट गए नेगेटिव, अरे सेम मिल रहा है, मतलब देखो सेंटर से दोनों साइड सिमेट्रिकल, इधर भी सेम इधर भी सेम, तो सेम माना जाएगा। इधर गए नेगेटिव, इधर गए नेगेटिव, वाह भाई नेगेटिव, इधर गए पॉजिटिव, इधर गए पॉजिटिव, सब कुछ सेम, वाह भाई वाह, सब कुछ सेम। यहाँ पे ऊपर गए पॉजिटिव, आ गए नेगेटिव, नहीं गलत। तो ये जेरेड है, सेंटर से सिमेट्रिक दिखना चाहिए, सेंटर से सिमेट्रिक सिमेट्रिक सिमेट्रिक, हर साइड से सेम, दिस इज सिमेट्रिक। अब इसमें समझो नोड, हाँ इसमें ध्यान रखना ये नोड है, ये मतलब यहाँ पे बॉन्डिंग ऊपर नीचे होती है, मतलब पाई बॉन्ड के लिए ध्यान रखना, पाई बॉन्ड के लिए बॉन्ड ऊपर बनता है नीचे बनता है, और जहाँ न्यूक्लियस होता है वो नोड होता है, मतलब न्यूक्लियस मतलब कि जहाँ पे एटम को प्लेस करते हैं नोड है, ध्यान रखना नोड है, ये न्यूक्लियस वाला में नोड होता है। यहाँ पे तो ये जगह खाली होती है, अरे यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये भी सब, तो यहाँ पे दो दो नोड है, नोड 1 नोड 2। तो पाई एंटी बॉन्डिंग में, पाई एंटी बॉन्डिंग में दो नोड होते हैं, एक न्यूक्लियस से पास करता है और एक सेंटर से, और दोनों नोड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ध्यान रखना दो नोड, ठीक है। तो सब समझ में आपको आ रहा होगा, मैंने अपने मतलब तरफ से पूरा ट्राई किया कि आपको सारे मतलब डायग्राम क्लियर हो जाए और कॉन्सेप्ट भी सारे। बॉन्डिंग का मतलब है, देखो आप समझो
क्या क्या हो सकता है, देखो आप आराम से सोचो। दो लोगों में मान लेते हैं दोस्ती है, सेम थॉट मिलते हैं, दोस्ती बहुत अच्छी है, दैट इज बॉन्डिंग। दो लोगों के थॉट बिल्कुल नहीं मिलते, दैट इज एंटी बॉन्डिंग, दुश्मन हो के पसंद नहीं करते। और दो नॉर्मल लोग थोड़े बहुत मिलते, थोड़े बहुत नहीं मिलते, थोड़े बहुत, अरे नॉर्मल भी तो होता है, ऐसा थोड़ी ना कि आपको दुनिया में दो ही, मतलब ये बता दुनिया में क्या दो ही टाइप के लोग होते हैं, दोस्त और दुश्मन? अरे भाई नॉर्मल लोग भी तो होते हैं, थोड़े बहुत मिलते थोड़े बहुत नहीं। जो थोड़े बहुत मिलते थोड़े बहुत नहीं, उनके लिए एक अलग वर्ड है नॉन बॉन्डिंग। ये ध्यान रखना, नॉन बॉन्डिंग, ये एंटी नहीं, एंटी मतलब दुश्मन है, नॉन मतलब बस नॉर्मल, ना दुश्मनी ना दोस्ती, नॉर्मल हाई लो, मतलब नॉर्मल वाला, नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, अब ये कैसे बन सकता है? अरे भाई ये भी तो बन सकता है कभी, मान लो ऐसा हुआ प्लस और माइनस, और एक एस ऑर्बिटल था प्लस वाला, आपने इसको ले जाकर ओवरलैपिंग करा दिया, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। हाँ भाई क्यों? देखो प्लस से प्लस मिलेगा तो बॉन्डिंग होती है, प्लस से माइनस मिलेगा एंटी बॉन्डिंग। देखो प्लस से प्लस सेम थॉट, कुछ थॉट मिलते हैं, कुछ थॉट माइनस नहीं मिलते, दुश्मनी, कुछ दोस्ती कुछ दुश्मनी, तो नॉर्मली इसको बोलेंगे नॉन बॉन्डिंग, तो इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, या फिर ऐसा समझ लो प्लस माइनस, और आपने इसमें कोई पी मिला दिया होता प्लस, तो देखो प्लस से प्लस बॉन्डिंग, प्लस से माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो इसको नॉन बॉन्डिंग, तो इन सबको नॉन बॉन्डिंग मिलते हैं। ठीक है, सेम मिलेगा बॉन्डिंग, अपोजिट मिलेगा एंटी बॉन्डिंग, कुछ सेम है कुछ उल्टा, तो नॉन बॉन्डिंग। ध्यान रखना, नॉन बॉन्डिंग मीन्स जीरो है, जीरो मतलब ना अच्छा ना बुरा, एंटी बॉन्डिंग मतलब बुरा है। ठीक है, तो ये हमारे ऑर्बिटल्स के डायग्राम हो गए, तो सब आपको समझ में आ गया कि नॉन बॉन्डिंग में एक टर्म होता है जो दोनों के बीच के स्टेज का होता है। अब हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिखना पहले सीखेंगे, और इसको करने के पहले कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर। अरे बॉन्ड ऑर्डर भाई, नंबर ऑफ बॉन्ड, तो ये क्या होगा? ये होगा NB माइनस NA अपॉन 2। ठीक है, NB क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएगा? NB। ठीक है, Na क्या होगा? नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये होगा बॉन्ड ऑर्डर। दो टर्म याद है? अरे बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ कहे भूल गए, अभी तो पढ़ाया था कुछ दिन पहले केमिकल बॉन्डिंग में। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर हाई होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी। तो याद रखना है कि जब भी बॉन्ड एनर्जी की बात आएगी तो वो किस पे डिपेंड करेगा? सीधा सीधा बॉन्ड ऑर्डर पे। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, और दूसरा बॉन्ड लेंथ, अरे बॉन्ड ऑर्डर जब बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है। ठीक है, दूसरा बॉन्ड लेंथ, क्योंकि आपको इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा, उससे जब चीजें आपको जनरलाइज करना होगा। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर के उल्टा। जब बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो लेंथ छोटी हो जाएगी, तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। पहले मैं मेहनत वाला काम करवाऊंगा और ट्रिक इसके बाद, पहले मेहनत वाला काम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं S2 से। कुछ मॉलिक्यूल भाई लिखे जाए, कैसे कर, हाँ देखो पहचानोगे कैसे। एमओटी का पहचानने का तरीका, नाम है M, मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल जहां पे दो एटम। अगर केमिस्ट्री में आपको दो एटम दिखाई थे, दो एटम O2, N2, H2, CN, CO, कोई भी दो एटम दिखाई थे, चार्ज भी हो सकता है CO प्लस कुछ भी, O2 प्लस O2 माइनस, पर दो एटम। अगर कहीं दो एटम दिखाई दे तो आंख बंद करके क्या लगाओगे? एमओटी। समझ में आ रहा है? एमओटी का क्वेश्चन भाई एग्जाम में ये नहीं आता है कि एक मॉलिक्यूल दे देगा एमओटी लगाओ, हाइब्रिडेशन लगाओ, जो मर्जी वो लगाओ, पर अगर दो एटम है, मतलब मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल दो एटम, ना दो से ज्यादा होगा ना दो से कम, एक भी नहीं चलेगा तीन भी नहीं चलेगा, दो एटम होंगे, तो ये बात ध्यान रखना, दो एटम CN, CO, N2, O2 कुछ भी।
कहीं पे 2 एटम दिखाई देगा, आंख बंद करके एमओटी ही अप्लाई करना है। एमओटी के अलावा आपको कुछ दिखना नहीं चाहिए वहां पे। 2 एटम मींस एमओटी। बताया था अर्जुन की नजर होनी चाहिए। 2 एटम दिखे तो आपको एमओटी के अलावा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। एमओटी अप्लाई करो, 100% राइट आंसर। एमओटी पहचानने का तरीका 2 एटम, न 2 से ज्यादा न 2 से कम, ठीक है। चार्ज हो सकता है, ये बात ध्यान रखो, चार्ज हो सकता है, न्यूट्रल भी। चार्ज के केस में समझेंगे आगे, मतलब समझेंगे क्या, चार्ज हो सकता है बस, ठीक है। प्लस चार्ज आके इलेक्ट्रॉन निकाल देना, माइनस चार्ज आके इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना, खत्म काम। H2 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक हाइड्रोजन में 1, तो 2 हाइड्रोजन में 2, तो 1 + 1 ऐसे लिखोगे, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? σ1s2। बस डायग्राम ऐसे देखो, लिखने की जरूरत तो है नहीं, पर बस σ1s2 बहुत है। कई बार एक मैं दिखा देता हूँ, कई बार बुक में डायग्राम रहते हैं भाई, बोर्ड वोर्ड में पूछा जाता है, जेईई में तो कुछ आता है नहीं, किसी काम का होता नहीं, मतलब टाइम वेस्टेज। चलो एक डायग्राम दिखा देते हैं, ऐसा रहता है। एक ऐसा 1s और 1s। अरे भाई 2 हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, दोनों ने मिलकर बॉन्डिंग एक बनाएंगे, तो ऐसा लिखते हैं। ऐसा ड्रॉ ही किया जाता है। तो 1s σ1s, अरे σ1s एंड 1s σ*1s, σ1s σ*1s, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन का। अरे यार एक एक इलेक्ट्रॉन को मिलाओ, कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन हुए, तो अब फिलिंग करना है। अब इसको भूल जाओ, हमें ये देखना है, तो क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसा वो खाली रहेगा। तो मतलब भाई σ1s2। ये डायग्राम ड्रॉ करना बहुत बोरिंग काम है, और जेईई में देखो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोर्ड में आ सकता है, तो ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर लेना। अब आपको लगेगा सर कहाँ से करें? देखो बोर्ड में तो पहली बात तो क्लास 11th में, मतलब केमिकल बॉन्डिंग की, मतलब केमिकल बॉन्डिंग भी क्या होता है कि बोर्ड में 2 पार्ट में, क्लास 11th क्लास 12th। 11th वाले पार्ट में वैसे ही है नहीं, 12th वाले पार्ट में बुक में 2-3 डायग्राम ऐसे ड्रॉ रहता है, आप भी ड्रॉ कर लेना, बार बार इसको ड्रॉ करते रहना, हो गई है। सबसे नीचे 1s करना, उसकी एनर्जी कम, फिर 2s, फिर 2p, ठीक है। बस ऐसा होता है, तो इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, काम का होता नहीं है। मतलब 1-2 डायग्राम देखना चाहो तो आप अपने बुकलेट में देख लेना, बस डायग्राम देख लेना। एक्चुअली में डायग्राम पे क्वेश्चन जेईई मेन, सीटी या नीट में आ ही नहीं सकता, वो आ सकता कॉन्फ़िगरेशन। डायग्राम में क्या पूछेगा क्या वो, तो जो चीज़ पूछेगा मैं उसको लिख के आपको दिखा दूंगा। ये तो ये हो गया σ1s2। अब देखो कैसे लिखते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर। दोनों इलेक्ट्रॉन का है बॉन्डिंग में, तो 2 - अरे एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं, तो 0/2, तो कितना है 1। तो हमको भी पता है भाई हाइड्रोजन में एक ही बॉन्ड होता है, पता है सबको, आपको भी पता है, 1 बॉन्ड ऑर्डर। He2। आप बोलोगे सर He2 तो कभी सुना ही नहीं। हाँ पता है, नहीं सुना, होता ही नहीं, प्रूफ करते हैं। He2 मान लेते बनाया, तो 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन σ1s2 σ*1s2, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर देखो क्या होगा। अरे बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 2, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, तो दिस विल बी 0 मतलब बॉन्ड ही नहीं बनेगा। तो लिख लो इसमें कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He2 molecule is 0. It means that no bond is present between 2 helium atom। कोई बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप ऐसे किसी का भी लिख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं, सीधा लिखते हैं ऑक्सीजन पे, सीधा ऑक्सीजन पे आते हैं। अरे उसी से तो सारा स्टोरी चालू हुआ कि बोला पैरामैग्नेटिक है, तो प्रूफ करते ना पैरामैग्नेटिक है, पहले वही प्रूफ करके देख लेते हैं। 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो लिख के देखते हैं σ1s2 σ*1s2 σ2s2 σ*2s2 σ2pz2, ठीक है। उसके आगे क्या होता है, पाई 2px2 = पाई 2py2, ठीक है। इसके देखो यहाँ तक 14, फिर π*2x = π*2py, ठीक है।
हंस रूल क्या कहता है भाई, अगर दो की एनर्जी सेम होगी तो पहले सिंगल सिंगल फिलिंग होगा, फिर पेयरिंग करना है। तो सिंगल मीन्स देखो 40, 50, 16, तो बॉक्स के फॉर्म में सिंगल सिंगल, दोनों की एनर्जी सेम, सिंगल सिंगल। तो इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे अंडर रूट टाइम 2, और ये अंडर रूट क्या होगा 2√2 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो O2 इज पैरामैग्नेटिक। तो O2 क्या होता है, तो O2 होता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इससे प्रूफ हो गया, देखो सिंपली दो पैरामैग्नेटिक। आपको बता दें तीनों रूल को फॉलो करना है। ठीक है, हम लोग अभी इसमें क्या है कि पहले, अब आप ऐसे किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, जैसे किसी का भी लिखना चाहो लिख सकते हो, किसी का भी। तो हम लोग पहले इसमें कुछ चीज़ों को समझ लेते। देखो, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो, इसमें लिखो एज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस bond energy also increases, so stability of molecule increases। तो पूछे अगर कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन लेस स्टेबल है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, वो सबसे स्टेबल होगा। ठीक है, पर मान लो ऐसा हुआ कि दो मॉलिक्यूल में, मान लेते दो मॉलिक्यूल में सेम आपके पास आ गया बॉन्ड ऑर्डर, ऐसा हो सकता है। तब क्या करेंगे भाई, तब क्या करना है, तब देखो सिंपल तो ट्रिक तो ये कहता है कि अगर दो मॉलिक्यूल में सेम बॉन्ड ऑर्डर है तो फिर जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कम है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कम है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, या फिर आप ये कह सकते हो कि जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम है वो ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, बोलने को कुछ भी बोल सकते हो। सिंपली आप क्या करना है, जैसे मान लो H2 और F2, अरे फ्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों को निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर 1 और 1 आएगा। अभी देख लेंगे, बॉन्ड ऑर्डर 1 और 1 आने के बाद भी H2 ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उसमें कम इलेक्ट्रॉन, सिंपल। ठीक है, तो आप इसमें नीचे लिखो इफ टू मॉलिक्यूल हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, इन दैट केस मॉलिक्यूल विथ लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, in that case molecule with less number of electron is more stable। ठीक है, अगर मतलब देखो पहले देखना है बॉन्ड ऑर्डर, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हुआ तो उसके केस में जिसका इलेक्ट्रॉन कम उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। ठीक है, या फिर इसमें नीचे लिखो भाई इफ टू मॉलिक्यूल हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, इफ टू मॉलिक्यूल हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर देन मॉलिक्यूल विथ लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर स्टेबल। ठीक है, इसमें आगे लिखो मतलब इफ टू मॉलिक्यूल हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर देन मॉलिक्यूल विथ लेस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर स्टेबल। तो जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो अब देखो है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे और उससे बार बार इसको सॉल्व करोगे तो उससे अच्छा हम लोग इसमें कुछ ट्रिक को डेवलप करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में ट्रिक के डेवलप करने के बारे में हम लोग इसको नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको बेसिक समझ में आ गया। अब हम लोग कैसे इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, कैसे क्या करेंगे, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टर्न पे समझते हैं।